हेलो डियर लर्नर्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अस्तित्व में कैसे आया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। क्या ये जो अभी का लोक प्रशासन है वो पहले से ही ऐसा था या बाद में दूसरे प्रकार का हो गया। तो इसका विकास हम देखेंगे। सो हम देखते हैं, by administration we mean a concerted effort. So we have to accept that this kind of effort started from the day people learn to live in a social way. जो प्रशासन है उसका मतलब है एक सामुदायिक योगदान। तो जो सामुदायिक योगदान है ये तब से शुरू हुआ जब से लोगों ने एक साथ रहना सीखा, एक सामाजिक तरीके से जीना सीखा। तो यहीं से ये सामुदायिक योगदान की शुरुआत हो जाती है और यहीं से प्रशासन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि जब से हमने कुछ करना सीखा है, शुरू किया है, तब से ही प्रशासन हमारे साथ रही है। So the idea of public administration evolves from the beginning of civilization। और इसीलिए जो लोक प्रशासन का विचार रहा, जो आइडिया रही, वो सभ्यता के शुरुआती दौर से ही रही है। But the evolution of public administration as a separate academic discipline started from the late 19th century। लेकिन जो लोक प्रशासन का एक सिंगल विषय के रूप में कह सकते हैं, एक अलग विषय के रूप में जो शुरुआत है वो काफी बाद में शुरू हुई। Although public administration has emerged in the late 19th century as a separate academic discipline, it has its ancient root। लेकिन हम देख रहे हैं कि भले ही लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में लेट 19th सेंचुरी में इमर्ज हो रहा है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन अवस्था में ही हैं। In every social system, political system, economic system can be observed as well as administrative system has existed in the society since ancient times। यानी कि ये जो प्रशासन की जो जड़ें हैं वो हमेशा से ही रही हैं, प्राचीन समय से ही रही हैं। चाहे वो व्यवस्था कैसी भी व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, इन सभी में हमने प्रशासन को हमेशा से देखा है। It is clear from the archaeological finds of the Indus Valley civilization of ancient India in 2500 BC that urban planning and administration were of a very advanced standard at that time। हम देख रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, जो पुरातत्व जो विभाग का जो खोज है, वो ये खोजता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो प्लानिंग था, जो प्रशासन थी, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन आज का एक नया विषय नहीं है, बल्कि ये पहले से ही एडवांस्ड रही है। आगे हम देखते हैं कि ये जो लोक प्रशासन का इवोल्यूशन है या फिर जो इसका डेवलपमेंट है वो कुछ फेजेस में है। तो इसके जो लोक प्रशासन के विकास है उसका 5 फेज है। फर्स्ट फेज इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जिसको कि हम कहते हैं राजनीति प्रशासन द्वैतवाद। 1887 से 1926 तक ये चलता है। उसके बाद उसकी शुरुआत होती है सेकेंड फेज की, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 टू 1937। इसको हम कहते हैं प्रशासन का सिद्धांत। प्रशासन का सिद्धांत के युग की शुरुआत फेज 2 में होती है और जब ये सिद्धांत बनता है और काफी ज्यादा विकसित हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, तो उसके बाद उसको चैलेंज करने का समय आता है, यानी कि चुनौती का युग, एरा ऑफ चैलेंजेस शुरू होती है 1938 टू 1947 तक फेज 3 में। एंड उसके बाद फेज 4 आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 1948 टू 1970। यानी कि अब पहचान की संकट आ गई कि आखिर लोक प्रशासन को पढ़ा किसके साथ जाए, किस विषय में इसको जोड़ा जाए ताकि इसकी जो पहचान है वो बच पाए। और उसके बाद जो फिफ्थ फेज है जो कि अभी तक चल रही है 1971 से अभी तक इसकी चल रही है, ये जो फेज है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, यानी कि लोक नीति जो उपागम है वो चल रहा है। तो इस प्रकार से जो लोक प्रशासन है वो 5 फेजेस में हमारे पास है और जो 5 फेज है वो अभी तक चल रही है। आगे हम इसी को अब एक्सप्लेन करें। हम देखते हैं वुड्रो विल्सन्स आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड इन 1887 इज कंसीडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। वुड्रो विल्सन ने 1887 में एक आर्टिकल लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और यहीं से जो लोक प्रशासन है, एक लोक प्रशासन का जो उद्भव है उसकी शुरुआत होती है। This article is very important in the history of the emergence and evolution of public administration। ये बहुत ज्यादा important मानी जाती है या फिर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन के उद्भव के लिए।
because Wilson was the first who promoted the concept of science of administration. यानी कि विल्सन एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशासन के विज्ञान की बात को बहुत ज्यादा समर्थन दिया. The word administration is important for the need to increase the organizational and systematic excellence of government functions. और जो प्रशासन शब्द है इसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सरकार के जो भी क्रियाविधि है उसमें और ज्यादा एक्सेलेंस लाने के लिए और ज्यादा उसको कार्यकुशल बनाने के लिए. It is Wilson's view of administration that defined the individual sphere of public administration, and perhaps we can discover the idea of how public act began to emerge as a separate discipline from the later half of the 19th century. ठीक है, विल्सन के वजह से ही हम इसको डिफाइन कर पाए कि किस प्रकार से लोक प्रशासन का विकास हो रहा है. अब हम देखते हैं जो फेजेस हैं, अब फेजेस को हम एक्सप्लेन करें. सबसे पहला फेज है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जिसको कि हम कहते हैं राजनीति प्रशासन द्वैतवाद. 1887 से 1926 तक ये चलता है. वुड्रो विल्सन्स The study of administration was the first to present the demand for separation. ये डिमांड करते हैं कि अब प्रशासन को राजनीति से अलग करिए. क्यों? क्योंकि प्रशासन का काम कुछ और है और राजनीति का काम कुछ और है. His claim to distinguish between politics and administration was reinforced in the early 20th century with the publication of Frank Goodnough's book Politics and Administration, a study in government, which was published in 1900. और होता क्या है कि इसको और ज्यादा बल मिलता है कब? जब फ्रैंक जे गुडनाव ने एक बुक लिख दी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब हमें क्या करना है कि राजनीति और प्रशासन अलग चीज है, उसको इन्होंने स्टडी करना शुरू किया. और इसीलिए ही इज नोन फॉर द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और इसीलिए उनको अमेरिकन या फिर कह सकते हैं कि अमेरिका का जो लोक प्रशासन है उसका एक बौद्धिक पिता माना जाता है, कि अमेरिका में लोक प्रशासन फैलाने का काम फ्रैंक जे गुडनाव ने ही किया था. वुड्रो विल्सन ने तो सिर्फ एक आर्टिकल लिखी थी और उसी आर्टिकल को आधार बना करके फ्रैंक जे गुडनाव ने अपना एक पब्लिकेशन किया. The fact that the administration is separate from politics and the administration need to be given a separate status for the sake of politics is being propagated to the masses at this time. और यहीं से क्या होता है कि कुछ फैक्ट्स निकाले जाते हैं कि राजनीति और प्रशासन को अलग क्यों किया जाना चाहिए, और उसके जो फैक्ट्स हैं वो लोगों में फैलाने का प्रयास किया गया कि लोग भी समझें कि राजनीति अलग है और प्रशासन एक अलग विषय है. It is said that while it is the responsibility of politicians to make political decisions, but politicians do not have the experience or excellence needed to implement these decisions. ये कहा गया कि जो जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है राजनीतिक निर्णय बनाना, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है, इतने अनुभव नहीं होते हैं कि वो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर पाए, कार्यान्वित कर पाए. तो इसीलिए therefore to implement these policies successfully qualified and trained employees are required. Only the administration can rely on efficient and sustainable implementation of government policy. ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि हम केवल प्रशासन पे ही रिलाय कर सकते हैं जिसके वजह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए. The scholars of this phase have practiced more on the locus basis of public administration. The bureaucratic institution of the government is the mainstay of public administration. यानी कि इन्होंने लोकेशन पे फोकस किया कि जो पॉलिटिशियंस है उनका लोकेशन है पार्लियामेंट, जहां पर की डिसीजन मेकिंग हो रही है. जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनका इंस्टीट्यूशन है ब्यूरोक्रेसी, जहां से कि वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ऐसी स्थिति में जब लोकेशन अलग अलग है तो इनका जो जुड़ाव है वो नहीं होना चाहिए, इनका अलगाव होना चाहिए, इन दोनों में विभाजन होना चाहिए. और इसीलिए इसकी लड़ाई शुरू होती है कि राजनीति को और प्रशासन को एक अलग अलग सब्जेक्ट बना दो. हम देखते हैं The legislature decides in the discussion what the will is. The judiciary resolve problem in the implementation of that state will or policy. यानी कि लेजिस्लेचर का काम है कि भाई इच्छा क्या है, जुडिशरी ये रिजॉल्व करेगा कि वो जो इच्छाएं की जो पॉलिसी बनी थी वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करेगा. ऑन दी अदर हैंड द एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाइज दैट रियलिटी विद द हेल्प ऑफ स्टेट्समैन. ठीक है, और वहीं पर जो प्रशासन है वो उन पॉलिसीज को
क्या करेगा, वो जो विल है उसको रियलिटी में उतारेगा। रियलिटी जो काम है, रियल काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। इसीलिए प्रशासन को एक अलग विषय होना चाहिए। Thus, the division between public administration and politics is drawn, and this phase is marked as politics administration dichotomy। और इसीलिए इस फेज को प्रशासन राजनीति द्वैततावाद कहा जाता है। At the beginning of the 20th century, public administration was recognized as a separate discipline in American universities। और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही 20th सेंचुरी की शुरुआत होती है, वैसे ही लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अमेरिकन जो यूनिवर्सिटीज थी वहां पर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अब इसको एक अलग पहचान मिल गई है। एट दिस टाइम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियोरिस्ट एंड रिसर्चर्स। और इस समय पर क्या होता है कि जो प्रशासनिक वर्ग है उसका जो प्रशासन के थियोरिस्ट हैं, विचारक हैं, जो सिद्धांतवादी हैं और जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधार्थी हैं, उनके साथ इनका काफी अच्छा संबंध बना, ताकि सब मिल करके क्या करें कि एक तरीका ढूंढे, एक साइंस ढूंढे जिससे कि प्रशासन को बेटर किया जा सके। और इसलिए यहाँ पर इनके जो रिलेशंस है वो काफी अच्छे बिल्ड होते हैं। The New York Bureau of Municipal Research was established in 1906 to make local government work a success। क्या होता है कि न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्युनिसिपल रिसर्च एस्टेब्लिश किया जाता है 1906 में, जिससे कि जो लोकल गवर्नमेंट का काम है उसको सफलतापूर्वक किया जा सके। And in 1911, the organization established the first school of public administration known as the Training School for Public Service। और उसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने क्या किया, 1911 में एक ट्रेनिंग स्कूल खोला, किसके लिए, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसके बारे में हम ट्रेनिंग देंगे कि लोगों को सेवाएं आप कितनी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। The year 1926 is very important in the theoretical discussion of public administration because this year L.D. White published his book Introduction to the Study of Public Administration। और यहीं से शुरुआत होता है लोक प्रशासन का एक सिंगल डिसिप्लिन के रूप में अध्ययन कह लीजिए या फिर उसकी पहचान कह लीजिए। This book is considered as the first textbook in public administration, and this book highlights the politics administration dichotomy more clearly। अभी तक से बातें चल रही थी कि प्रशासन राजनीति को अलग करो, प्रशासन राजनीति को अलग करो। एल.डी. वाइट ने क्या किया कि बस कह दिया कि प्रशासन एक अलग विषय है, प्रशासन का एक अध्ययन या फिर कह सकते हैं कि उसका जो इंट्रोडक्शन है उन्होंने शुरू कर दिया। और इसीलिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में एल.डी. वाइट की ये जो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे प्रथम बुक मानी जाती है। हम अब आगे देखेंगे कि ये जो फर्स्ट फेज था जहां पर कि प्रशासन को राजनीति से अलग किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग किया गया, उसके बाद क्या होता है, अब अलग कर दिया गया है, अब बनाया जाएगा उस प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए सिद्धांत। तो इसीलिए जो सेकेंड फेज है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका जो ईयर है वो है 1927 टू 1937। ये 10 वर्षों तक का तो दिखाया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी पब्लिकेशंस भी हैं जो कि पहले के किए गए हैं, बस वो क्योंकि प्रिंसिपल्स थे इसलिए उसको इस फेज में एक्सेप्ट किया गया या फिर अडॉप्ट किया गया। तो हम देखते हैं 1927 is considered to be the beginning of the second phase of the evolution of public administration as the book Principles of Public Administration by W.F. Willoughby was published in the same year। यानी कि 1927 को कंसिडर किया जाता है सेकेंड फेज के रूप में। और इसी ईयर में क्या होता है कि W.F. विलोबी की एक बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एल.डी. वाइट ने लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब उसके सिद्धांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत W.F. विलोबी ने करा अपने बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। The book is considered the second most important publication in public administration after White's book। In this phase of the evolution of public administration, discussions on public administration have been tried as scientific discussions since this time। और ये जो बुक है इसकी वजह से ये जो सेकंड फेज है इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो लोक प्रशासन के लिए अभी तक झगड़ा चल रहा था, अब लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक तरीके से विचार विमर्श हो रहा था, उसके सिद्धांतों के निर्माण की बातें चल रही थी। इट इज थॉट दैट देयर आर अ नंबर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन द डिस्कशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट नीड टू बी डिस्क्लोज्ड। और ये सोचा गया या फिर देखा गया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं
जिसको कि अब निकालने की आवश्यकता है, यानी कि डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने प्रशासन को और बेहतर कर सकते हैं। इफ दिस प्रिंसिपल्स आर कॉन्शियसली अप्लाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस, it is possible to increase work efficiency and also to develop public administration as a scientific discipline। यानी कि अगर हम इन सिद्धांतों को अपने प्रशासनिक वर्गों के द्वारा किसी भी सही जगह पर, यानी कि अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर लागू करवाते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो उनकी कार्य कुशलता है, जो कार्य क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी, जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा अच्छा होगा। और इस प्रकार से जो लोक प्रशासन का विकास है वो एक वैज्ञानिक डिसिप्लिन के रूप में हो जाएगा, यानी कि अब उसमें साइंस आ जाएगी। साइंस का मतलब ही ये होता है कि अगर साइंस का कोई थियोरी है तो वो जहां जहां भी लगेगा उसका सेम आउटपुट निकलेगा। तो कोशिश ये की जा रही थी कि लोक प्रशासन के ऐसे सिद्धांत बिल्ड किए जाए कि उसको हम जहां पर भी लागू करें, उससे जो आउटपुट है, उससे जो प्रोडक्शन है वो हाई लेवल का हो, वो ज्यादा मात्रा में हो, जिससे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज अपनी जनता को सही दाम में सही समय पर प्रोवाइड करा सके। तो ये सेकेंड फेज के जो उद्देश्य हैं वही रहते हैं। हम आगे देखते हैं और भी जो प्रिंसिपल्स लिखे जा रहे हैं उनको। Frederick Winslow Taylor's book Principles of Scientific Management 1911 speaks to the application of four numbers of principles to enhance the efficiency of the organization. फेडरिक डब्ल्यू टेलर, इनको हम FW टेलर भी कहते हैं, इनकी एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको कि इन्होंने 1911 में लिख दिया था। सेकेंड फेज की शुरुआत तो 1927 से हो रही है। अब यहाँ पे इसको क्यों लिया गया, आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है। इसको इसलिए लिया गया क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे दिया था, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसीलिए देखा गया कि अगर प्रशासन में भी हम मैनेजमेंट के सिद्धांतों को ले सकें, अगर वहां के सिद्धांतों को लेते हैं, तो हमारा जो इफिशियंसी है, हमारा जो प्रोडक्शन है, वो कितना ज्यादा बेटर हो पाती है। और इसीलिए इनके सिद्धांतों को भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एड के अंतर्गत लेते हैं। और इसमें इन्होंने 4 प्रकार के सिद्धांत की बात की थी, जिस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो 4 प्रकार के सिद्धांत ये हैं कि दी डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू साइंस ऑफ वर्क। कोई भी काम है तो उसका एक सही विज्ञान का विकास होना चाहिए काम का। बिना साइंस के अगर आप कोई काम करते हैं तो वो सेम आउटपुट नहीं मिल सकता है जो आपने सोच रखा है। एंड सेकेंड इज द साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द वर्कमैन। इसमें क्या है कि जो वर्कमैन होने वाला है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसका साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। आप एग्जाम से करिए, आप उसकी इंटरव्यू लीजिए, आप उससे टेस्ट लीजिए, और ये सारे कुछ करके उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करवाइए अच्छे से। जो भी काम उसको करना है उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, और उसकी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी होनी चाहिए कि वो जो काम कर रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, रिवॉर्ड्स देने चाहिए। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए, या फिर गलत क्या कह लीजिए, कम काम कर रहा है, मनमानी कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो ऐसे में उसको क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार का जब हम काम करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो तो सही होगा, साथ ही साथ सिस्टम में या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगी। तो साइंस का इस्तेमाल होने की वजह से जो व्यवस्था है वो सही ढंग से काम करेगी। द क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द साइंस ऑफ वर्क एंड द साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेन मैन। ये जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो साइंस ऑफ वर्क है, जिसमें कि हमने पहले प्रिंसिपल में देखा था, साइंस ऑफ वर्क यानी कि काम करने का जो सिद्धांत है, और जिस व्यक्ति को हमने चुना है सही ढंग से, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी कि अगर हमने किसी व्यक्ति को चुना है कि वो लैपटॉप बनाएगा, और लैपटॉप बनाने के सिद्धांत बने हुए हैं कि एक लैपटॉप बनाने में क्या क्या लगता है, कैसे कैसे बनेगा, जिससे कि एक दिन में 10 लैपटॉप बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में अच्छा समन्वय होना चाहिए। व्यक्ति उस काम को करने में अपनी इच्छा जताए, नहीं जताएगा तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। भले ही उसको ट्रेन कर दिया जा चुका है, उसके बावजूद प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में समन्वय होना चाहिए। एंड 4 इज इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिना डिवीजन ऑफ वर्क के सही काम नहीं हो पाएगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी इक्वल डिवीजन होना चाहिए कि भैया किसके पास क्या जिम्मेदारी होगी, किसके पास क्या काम होगा, उसको पहले ही डिसाइड कर दिया गया है। और इसके वजह से जो काम है, जो काम करने की व्यवस्था है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पैदा होगी। इन एडिशन टू टेलर, गैंट ने प्रोवाइड करा गैंट चार्ट, गिलबर्ट ने फ्लो प्रोसेस चार्ट, एंड एच इमर्सन ने द 12 प्रिंसिपल्स एफिशिएंसी
ऐसे प्रिंसिपल्स इन्होंने लिखे, और ये सारे प्रिंसिपल्स यही कह रहे थे कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उसको हम अप्लाई करके इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करा सकते हैं। और ये सारे आइडियाज को ओवरऑल या फिर कह सकते हैं कि सबको सम टोटल ये कहते हैं कि दे आर साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, इनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल के तहत रखते हैं। This phase is basically called the golden age in the history of public administration because the aspect of intellectual practice of public administration peaked at this time. ये जो सेकंड फेज है इसको हम स्वर्णिम युग कहते हैं, स्वर्णिम एरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन का बौद्धिक विकास सबसे ज्यादा हुआ, यानी कि जो सिद्धांत है वो उसकी इंटेलेक्चुअलिटी को ज्यादा डेवलप किया, और इसीलिए जो सेकंड फेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है लोक प्रशासन के विकास के क्षेत्र में। हम कुछ आगे देख लेते हैं, जिसमें कि एक है हेनरी फ्योल। इन्होंने अपना बुक पब्लिश करा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में, और ये फ्रेंच में था। इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में 1949 में। मेरी पाकर फॉलेट ने बुक लिखी क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1928 में। जेम्स डी मूने एंड एलन रिले ने लिखी बुक ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931 में एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1940 में। बुलिक एंड उर्विक ने बुक लिखी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। हम आगे देखेंगे कि हेनरी फ्योल ने क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं। अब ये भी प्रिंसिपल्स के युग की ही बात की जा रही है, और इसलिए हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल्स है। डिवीजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, spirit the corps। हम इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हेनरी फ्योल को अलग से पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हम आगे देख among the most common principle of administration, बुलिक एंड उर्विक पोस्ट कॉब इज पर्टिकुलरली नोटवर्दी। इन्होंने पोस्ट कॉब दिया। पोस्ट कॉब एक एक्रोनिम है किसी भी संगठन के काम के लिए, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का जो काम होता है वो होता है पोस्ट कॉब का। तो इसको हम देखते हैं कि P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, Co फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। हम कोई भी अगर उद्देश्य बनाते हैं, योजना बनाते हैं, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद एक संगठन या फिर संस्था कोई जगह चुनते हैं कि हमें काम कहाँ से करना है। फिर हम स्टाफिंग करते हैं कि किसके द्वारा ये काम करवाया जाएगा, वो बंदा कैसा होगा, क्या उस बंदे को वो काम आता है कि नहीं आता है, ये सभी कुछ स्टाफिंग में आएगा। और उसके बाद उसको काम करने का एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि भैया अगर कोई व्यक्ति है तो उसको काम करने का हम एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, हम निर्देशित करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, हम निर्देशित करेंगे कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। इस प्रकार से एक मैनेजर को निर्देशन करने की जो पावर है, जो क्षमता है वो होनी चाहिए। एंड कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि जो प्लान किया है, जो स्टाफ है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जिसको जो काम दिया गया है वो काम सही ढंग से करे। एंड देन रिपोर्टिंग, एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कि काम क्या क्या हुआ। एंड सबसे लास्ट में आता है बजटिंग, यानी कि जो सारा काम है वो पैसों पर आधारित होता है, तो वित्त भी सही ढंग से मैनेज होना चाहिए। और ये पोस्ट कॉप का काम हर एक मैनेजर का होता है, हर एक प्रशासन का होता है, हर एक संगठन का होता है। आगे देखते हैं, जेम्स डी मूने एंड एलन रिले ने भी कुछ प्रिंसिपल्स लिखे। दे ऑल्सो प्रोवाइड 4 प्रिंसिपल फॉर इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, और इसके लिए उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए। कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, लाइन एंड स्टाफ। इसके बिना कोई भी जो प्रशासन है वो काम नहीं कर सकती है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि समन्वय बनना चाहिए, स्केलर प्रोसेस होना चाहिए कि एक लाइन से चीजें जाए, एक लाइन से चीजें आए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी कि जो वर्क ऑफ डिवीजन है, डिवीजन ऑफ वर्क है सॉरी, उसका सही ढंग से मैनेजमेंट होना चाहिए। लाइन एंड स्टाफ एजेंसी भी सही ढंग से मैनेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से you can see that in this phase of public administration focuses only on increase of efficiency in administrative work। और इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि इस फेज में केवल और केवल प्रशासनिक जो काम है उसके क्षमता में वृद्धि करने की का प्रयास किया गया है, सिर्फ उस पे ही बल दिया गया है।
जो अगला फेज है, अभी प्रिंसिपल्स लिखा जा चुका था, तो अब क्या होता है कि इसको क्रिटिसाइज करने का समय आता है। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है, क्या वो सही ढंग से काम करेंगे, क्या वही प्रिंसिपल्स लगाने पर हम कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उसी के लिए इसका जो थर्ड फेज है, शुरुआत होती है एरा ऑफ चैलेंजेस, और ये चलता है 1938 से 1947 तक। The way in which public administration has developed over the years, with its emphasis on principles, has faced some intellectual challenges with the publication of Chester I. Bernard's book, The Functions of the Executive, in 1936 सॉरी। तो चेस्टर आई बर्नार्ड की बुक आती है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि जो फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का, वो कहीं से भी सिर्फ उसका अपना अकेले का काम नहीं होता है। उसका काम होता है कि जो लेजिस्लेचर है, उसके जो आइडियाज हैं उसको ही इम्प्लीमेंट करना। तो ऐसी स्थिति में इनको चैलेंज ये किया गया कि किस प्रकार से जो लोक प्रशासन है वो राजनीति से अलग है। चुनौती इस प्रकार की दी गई। In this phase of the evolution of public administration, basically the theoretical concept of public administration is challenged from two perspective। दो प्रकार से इसका जो सैद्धांतिक विचार था उसको चैलेंज किया गया, उसको चुनौती दी गई। पहला ये था, a new generation of theorists thought that the dividing line between politics and public ad was never possible। इनका मानना था कि जो नए विचारक है उनका मानना था कि जो प्रशासन है और जो राजनीति है, इनके बीच में कभी भी विभाजन पॉसिबल नहीं है। And second is, the administrative theorists that have been published since 1940 criticize administrative principles। The question arises as to whether there is a universal and ultimate principle in the administration। ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सार्वभौमिक है और क्या ये अल्टीमेट यानी कि ये अंतिम सिद्धांत है जिसको हम लगा सकते हैं। क्या नए सिद्धांत नहीं बन सकते हैं, या फिर इन सिद्धांतों में कुछ बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, या फिर ये जो सिद्धांत है जैसे अमेरिका में काम कर रहा है, जितना आउटपुट दे रहा है, क्या उतना ही इंडिया में करेगा, क्या उतना ही यूक्रेन में करेगा, क्या उतना ही अफगानिस्तान में करेगा। तो इस प्रकार से ये चैलेंज किया गया दो तरीके से लोक प्रशासन के सिद्धांतों को। In the book Elements of Public Administration, edited by F.A. Marx, all the writers through their articles point out the futility of the dividing line between politics and public ad that has been prevalent for so long। इनका मानना था कि ये जो राजनीति और प्रशासन के बीच में विभाजन है वो पहले से ही गलत है, ये सही नहीं है, इसके बीच में हम कभी भी विभाजन नहीं कर सकते हैं। The way in which public ad was portrayed as a value neutral issue is denied by each of these writers। और इस प्रकार से जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन को जैसे वैल्यू न्यूट्रल पोर्ट्रे किया गया, उस चीज को इन्होंने डिनाइड किया। साइंस यानी कि वैल्यू न्यूट्रल, और ये नहीं मानना चाहते थे कि जो लोक प्रशासन हो, जो कि लोगों के लिए काम करने वाला है, जो कि सभी को सर्विसेज देने वाला है, वो मूल्य विहीन हो, वैल्यू न्यूट्रल हो। अगर वो मूल्य विहीन हो जाएगा तो लोगों की समस्याओं को नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में साइंस को हम हर जगह पे नहीं लगा सकते हैं। इसी बात को एरा ऑफ चैलेंजेस में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी गई। हम आगे है, a new group has set out to promote the idea that scientific management is not the last word in administration, but that social and environmental factor are an effective force। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, सिर्फ उसकी वजह से ही प्रशासन नहीं चलेगा, बल्कि जो सामाजिक और जो हमारा पर्यावरणीय तत्व है वो भी एक इफेक्टिव फोर्स होता है। दिस ग्रुप इज नोन एज द ह्यूमन रिलेशंस स्कूल। जो मानवीय संबंध स्कूल निकल करके आया कि हमें सिर्फ सिद्धांतों को नहीं लगाना है, बल्कि जो हमारा समाज है, हमारा जो पर्यावरण इन्वायरमेंट, हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, वो जो हमारी कंडीशन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि प्रोडक्शन कितना होगा, जिससे कि काम कितना बेहतर होगा, वो डिसाइड होता है। Modern scholars believe that the research that some researchers at Harvard University started on the Hawthorne plant, initiated by the Western Electric Company in Chicago, started an ideological revolution in administration and organizational theory। और एक जो कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो की, उसने क्या किया कि हॉथर्न प्लांट में एक एक्सपेरिमेंट रखा कि लोक प्रशासन में क्या केवल सिद्धांत मायने रखते हैं या फिर लोगों का बिहेवियर मायने रखता है। और इसीलिए रिसर्चर्स सच एज एल्टन मेयो, F.J. Roethlisberger concluded from their research that innovation of principles and its application alone do not lead to the improvement of production or production methods। यानी कि केवल हम जो प्रिंसिपल्स है,
और उनके एप्लीकेशन से ही केवल प्रोडक्शन को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्शन की मेथड पद्धति है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। By human element, they mean the work environment, the intentions of the director and staff, satisfaction and so on. जो human element है वो है क्या? वो है हमारा environment। हम जिस स्थिति में रह रहे हैं वो स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस कि काम करने के लायक होनी चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो आप कितने भी प्रिंसिपल्स लगा लो, आप कितने पोस्ट ग्रेड लगा लो, आप कितना भी 14 प्रिंसिपल लगा दो, आप कितने भी टेलर के सिद्धांत को लगा दो, काम नहीं हो सकता। एंड द इंटेंशंस ऑफ द डायरेक्टर एंड स्टाफ, जो डायरेक्टर है उसका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए कि प्रॉफिट सिर्फ उसका ही ना हो बल्कि जो स्टाफ है उनका भी उसमें हित निहित हो। तो ऐसी स्थिति में और जो स्टाफ है उसका भी जो इंटेंशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसका ही फायदा हो, वो आनाकानी करे, वो काम चोरी करे। ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तो भी आप कितने प्रिंसिपल्स लगा लोगे, काम नहीं हो पाएगा। एंड सेटिस्फैक्शन, जो संतोष की भावना है वो जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन कंपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट को चलाने में, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्शन है उसको चलाने में। हम देखते हैं हर्बर्ट साइमन वेलकम द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, but in this case he considered the principle given by the proponent of scientific management or traditional writers as no more than proverbs। उन्होंने जो साइंटिफिक आइडियाज है, वैज्ञानिक विचार है, ये विचार अलग है, सिद्धांत अलग है, विचार बदलते रहेंगे, है ना, साइंटिफिक आइडियाज लगते रहेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स को एज इट इज हमें इम्प्लीमेंट करना होता है अपने जो भी काम है, जो भी उद्देश्य है उस पे। तो इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने कहा कि जो भी प्रिंसिपल्स दिया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू, ट्रेडिशनल राइटर्स के थ्रू, वो केवल लोकोक्तियां और कहावतें हैं, यानी कि केवल मुहावरे हैं, उसके अलावा उनका कोई भी प्रासंगिकता है वो नहीं है, कोई भी रिलेवेंसी नहीं है। हम आगे देखते हैं। He presented the rational decision-making model by exposing the ambiguity and inconsistency of the theory of scientific management। वो आगे प्रेजेंट करते हैं अपना एक रेशनल डिसीजन मेकिंग, जिसमें कि वो बताते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से खराब है, किस प्रकार से इनकंसिस्टेंस है, किस प्रकार से उसमें एम्बिग्विटी है। रॉबर्ट डहल, एक दूसरे थिंकर है, also believes that it is not a matter of inventing or applying advanced method or techniques of administration, but of judging the social, historical, sociological, economic and other environmental forces in the social sphere in which the administration is formed। इन्होंने लिखा एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर थ्री प्रॉब्लम। इसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो प्रशासन है उसके लिए केवल सिद्धांत ही नहीं बल्कि उसके बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको कि हमें जज करना होगा, जिसको कि हमें देखना होगा, उसके वजह से ही प्रशासन फॉर्म होती है, ठीक है। This is because the impact of this environmental force on the development of the administration is particularly significant, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस है वो प्रशासन के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डहल also has argued that there are three problems in the scientific theory of public administration, यानी कि जो क्लासिकल थियोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तीन प्रकार के प्रॉब्लम्स है। The exclusion of the normative element from the administrative theory, जो नॉर्मेटिव एलिमेंट्स है, जो मानकीय सिद्धांत है, उसको प्रशासनिक सिद्धांत से हटा दिया गया है। There have no human aspect in scientific administrative theories, जो मानवीय एस्पेक्ट होना चाहिए वो कहीं भी नहीं है साइंटिफिक थियोरीज में। Those theories are only based on a few examples drawn from limited national and historical settings. This proves that classical theories are unscientific in nature। यानी कि जब इसकी सेटिंग की जा रही थी सिद्धांतों की तो वो केवल कुछ जगहों को लेकर के किया गया कि हाँ इन जगहों पे ये काम कर लेगा, यानी कि वेस्टर्न सोसाइटी को ले लिया गया, उसके लिए प्रिंसिपल बना दिए गए, वो वहां के लिए सही है। लेकिन बाकी जो अदर कंट्रीज है, अदर जो जहाँ का ज्योग्राफी अलग है, जहाँ का जो फिजिकल जो नेचर है वो एकदम अलग है, तो वहां पर वो सिद्धांत काम नहीं करेंगे, इसीलिए दे आर साइंटिफिक इन नेचर। तो इस प्रकार से इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। जो नेक्स्ट फेज है वो है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, 1948 से 1970 तक चलती है। अब होता क्या है कि इतना ज्यादा जब इनको चैलेंजेस मिल गया है तो अब पहचान की जो चुनौती है वो आती है, या फिर पहचान का जो संकट है, सॉरी, वो आता है कि अब
पढ़ा कहाँ जाए लोक प्रशासन को, इतना ज्यादा तो इसकी बेइज्जती हो गई है कि इसके जो भी सिद्धांत है वो फालतू बकवास की चीजें हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं। तो अब क्या किया जाए? The politics and public administration dichotomy and the application of universal principle in the field of public ad have been abandoned by the theorists of public administration since the 1950s. यहाँ से इसको छोड़ा जाने लगा कि ये फालतू चीजें हैं, इसको रहने दो। Administrative theorists of this time recognized the relationship of public administration with politics. As a result, public administration became dependent on political science. In this situation, there's confusion about what is the discussion area of public administration. हुआ क्या कि सभी लोगों ने लोक प्रशासन को एज अ सिंगल डिसिप्लिन मानने से इनकार कर दिया, उसको राजनीति के साथ ही जोड़ करके पढ़ने लगे, और इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में डिस्कस क्या किया जाए, ये तो राजनीति के साथ जुड़ गया है। This is why this phase of public administration is called crisis of identity in public administration. To overcome from this identity crisis, public administration came to be seen as a interdisciplinary subject. अब क्या हुआ, जब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आ गई तो ऐसे में ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया, यानी कि काफी विषयों के साथ मिल करके इसको पढ़ा जाने लगा। अब ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, प्रशासन हमेशा रहा है, शुरू से ही रहा है, तो ये कैसे खत्म हो जाएगा? तो इसको एज अ सिंगल डिसिप्लिन उतना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था जितना कि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि हम इसको जोड़ करके पढ़ सकते हैं, अलग नहीं पढ़ सकते हैं। और इसकी जो युग है, इसका जो समय है वो है 1948 से 1970 तक। इसमें जो बुक्स लिखे गए थे वो थे न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, क्रिस अर्किरिस, डगलस मैकग्रेगर, रेंसिस लिकर्ट, वारेन बेनेस। इन्होंने न्यू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी लिखी कि किस प्रकार से जो प्रशासन है, प्रशासन में 9 मानवीय सिद्धांत आ रहा है। उसके बाद आता है, शुरुआत होती है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अब लोक प्रशासन को कंपैरेटिवली पढ़ा जाएगा, कंपैरिजन के साथ पढ़ा जाएगा, और इसको शुरुआत किया एफ.डब्ल्यू. रिक्स एंड अदर्स ने। और उसके बाद आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब कुछ इनको चुनौती दे रहे हैं, ठीक है, कि लोक प्रशासन नहीं बल्कि ये सब चीजें सही हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है एडवर्ड वाइडनर एंड एफ.डब्ल्यू. रिक्स के द्वारा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट आता है एफ.डब्ल्यू. रिक्स के द्वारा। इन सभी ने अलग अलग से काम किया, जिससे कि जो चुनौतियां हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत को मिलने लगी। और यहाँ पर क्या होता है कि पहचान नहीं हो पाता है, यानी कि एक सिंगल डिसिप्लिन के रूप में नहीं, बल्कि उसको कहीं कहीं पर जोड़ जोड़ करके पढ़ा जाने लगा। जो नेक्स्ट फेज है वो है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो कि चल रहा है 1971 से अब तक। ये जो है ये 5th फेज है और यही अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। अनदर रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिस्कशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग अब प्रशासन काम करेगा, यही है लोक नीति उपागम। It gained popularity through pluralistic interpretations, communication theories, and the science of modeling through. इसको पॉपुलैरिटी कैसे मिलती है? जो कम्युनिकेशन थियोरीज हैं, द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू है, इसको अलग अलग थिंकर्स ने लिखा, उसकी वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिलती है। द एम ऑफ दिस थियोरी इज टू एस्टैब्लिश which social, political and economic or personal forces are effective in policy making. यहाँ से ये उद्देश्य की शुरुआत होती है कि कौन सा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक या फिर जो पर्सनल फोर्सेस है वो पॉलिसी मेकिंग को बनाने में या फिर उसको निर्माण करने में इफेक्टिव है। रॉबर्ट ए डहेल, जेम्स विल्सन, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम, एचकेल ड्रॉर, विंसेंट ऑस्ट्रॉम all point out the mutual importance of different forces, social, political and economic, environmental in policy making. इन सभी ने ये बातें बताई, इसको पॉइंट आउट किया कि कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसमें ये जो फोर्सेस हैं ये लगते हैं। पॉलिसी मेकिंग में सारे फोर्सेस यानी कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फोर्सेस लगते ही लगते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स हैज गेन्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द डिस्कशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस समय में ये जो 5th फेज है, इसमें जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो लोक प्रशासन के विचार विमर्श के क्षेत्र में ज्यादा इंपॉर्टेंस या फिर कह सकते हैं महत्वता प्राप्त कर चुकी है। Accusing the conflict between politics and administration as narrow and self-serving, the new writers have identified administration as a problem of political theory. This was mainly in the United States and Europe. जो न्यू थिंकर्स है, न्यू राइटर्स है, उन्होंने ऐसा आइडेंटिफाई किया कि एक पॉलिटिकल थियोरी के रूप में जो प्रशासन है वो समस्या है, ठीक है।
उसको हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से जोड़ के पढ़ सकते हैं, उसको हम एक थियोरीज के रूप में नहीं बना सकते हैं। ड्वाइट वॉल्डो, Wallace Sairi, Peter Self, and others have emphasized the concept of administrative public policy. They want to spread the concept that politics is the environment of administration. यानी कि जो प्रशासन है, ये थिंकर्स कह रहे हैं कि जो प्रशासन है उसका वो रहेगा कहाँ, जब तक राजनीति रहेगी। यानी कि जब तक राजनीति जीवित है, जब तक राजनीति का जो पर्यावरण है, सिचुएशन है, वो मिल रहा है, तब तक प्रशासन इवॉल्व कर सकती है या फिर एग्जिस्ट कर सकती है। यानी कि बिना राजनीति के प्रशासन कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। दे आर इंटरेस्टेड इन जजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म ऑफ रिलेवेंस, वैल्यू, डेमोक्रेसी एंड चेंज एज मच एज इन पॉलिटिक्स। वो चाहते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसको प्रासंगिकता, मूल्य, लोकतंत्र, परिवर्तन, इन सब के रूप में राजनीति में पढ़ना चाहते हैं, कि राजनीति में हमें जोड़ के पढ़ना है। दिस न्यू ट्रेंड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत 1968 से हो जाती है। यानी कि एक कॉन्फ्रेंस होता है और ये देखा जाता है कि जो अभी एग्जिस्टिंग प्रशासन है उससे लोग नाखुश हैं। जब लोग नाखुश हैं तो ऐसे स्थिति में उसको बेटर करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस कराए जाते हैं। उन कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा मालूम चलता है कि हम उसमें कुछ नए जो टर्म्स हैं वो ऐड कर दे, जो नए वैल्यूज हैं वो ऐड कर दे, या फिर वैल्यू ऐड कर दे। अभी तक का जो प्रशासन था वैल्यू न्यूट्रल था, तो ऐसी स्थिति में एक नए लोक प्रशासन की शुरुआत होती है जिसमें कि वैल्यू ओरिएंटेशन हो जाता है कि अब हम मूल्यों पे काम करेंगे, अब हम प्रासंगिकता पे काम करेंगे, अब हम परिवर्तन पे काम करेंगे, अब हम समता पे काम करेंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो लोक प्रशासन का विकास है वो 5 phases में हुए। हम आगे देखते हैं। It was said that administration would play a more client oriented and effective role from the point of view of politics। और ये कहा गया कि जो प्रशासन है वो ज्यादा ग्राहक उन्मुखीकरण होकर के काम कर सकता है, उसकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण तब होगी जब वो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की मदद करेगा। It should also be noted that since World War II, the discussion of public administration has been incomprehensible not only in developed countries but also in third world countries. So the word development administration is significant in administration today. ये देखा गया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 होता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन था, जो लोक प्रशासन था, उसकी महत्वता बढ़ गई। बिना प्रशासन के जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी काम नहीं कर सकती और ना ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपनी जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त करती हैं तो उसके बाद उनके यहाँ प्रशासन के द्वारा डेवलपमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि विकास प्रशासन की एक नई अवधारणा उत्पन्न होती है कि अब जो प्रशासन है वो विकास करने के लिए काम करेगा। अब जो हमारे यहाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी स्थिति पूरी तरीके से नीचे हो गई है, उसको सही ढंग से विकसित करने के लिए प्रशासन ही काम कर सकता है और इसीलिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का नया कॉन्सेप्ट आता है। The third world countries are focused through the comparative public administration। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। द मेन गोल ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एड इज टू स्टडी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड थ्योरी बिल्डिंग थ्रू कंपैरेटिव एनालिसिस। ये जो कंपैरेटिव पब्लिक एड है वो क्या कर रहा है कि सारे कंट्रीज के जो प्रशासन है उसको पढ़ने का काम कर रहा है कि कहाँ पर कौन सा प्रशासन बेटर काम कर रही है, कहाँ पर किस प्रशासन की व्यवस्था को, किस सिस्टम को हटाने की आवश्यकता है। तो इसको कंपैरेटिव पब्लिक एड के द्वारा पढ़ सकते हैं। How much active role is the state can play in planning, policy formulation, policy implementation, how much priority can be given to the policy of public welfare and public cooperation in administration is considered as the primary goal in development administration। देखा गया कि कितना ज्यादा जो स्टेट है, ये जो कंपैरेटिव पब्लिक एड है इसके द्वारा ये देखा गया या फिर ये कंपैरिजन किया गया कि कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से जो स्टेट है उसकी भूमिका हो सकती है नियम निर्माण में, उसको फॉर्मुलेट करने में, योजना बनाने में, उसको कार्यान्वित करने में और साथ ही साथ ये जो पॉलिसी ऑफ पब्लिक वेलफेयर है उसको लागू करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये मुख्य उद्देश्य हो गया था इन सब चीजों की स्टडी करने की। F.W. Riggs, डोनाल्ड सी स्टोन, जॉन डी मॉन्टगोमेरी, एडवर्ड वाइडनो,
Frederick C. Mosher and other who have conducted significant research on development administration. इन सभी ने विकास प्रशासन पे काफी विस्तृत स्टडी करा, विस्तृत अध्ययन करा. Thus, it can be said that the concept of the development of the science of administration, which began in the last half of the 19th century, has become more mature in the later half of the 20th century. ठीक है, ये 19th सेंचुरी के हाफ में शुरू होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और 20th सेंचुरी के हाफ में ये काफी ज्यादा मेच्योर हो जाता है. अब ये प्रौढ़ावस्था में आ जाता है कि अब हमें किस प्रकार से या फिर हम कितने अच्छे तरीके से किसी देश का विकास कर सकते हैं या फिर वहां के जो भी सिस्टम है उसको सही ढंग से काम करवा सकते हैं. न्यू इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस हैव बीन डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बाय यूटिलाइजिंग द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब नए नए इंटरप्रिटेशंस बनने लगते हैं, नए नए फिनोमिना बनने लगते हैं, नए नए फैक्ट्स बनने लगते हैं कि किस प्रकार से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका जो एडवांसमेंट हुआ है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका हम सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. और ये सभी कुछ देखने का काम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर न्यू मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की करता है. ठीक है, यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट फिर से शुरू होता है, न्यू मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कुछ रिसेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको हम देख लेते हैं. इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ एज वेल एज एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. Because of this advancement, several concepts also have developed in public administration in recent times. जो advancement हुए, जो globalization हुए, इन सबका भी impact अब पड़ने लगा है. The 1980s and 1990s saw significant changes in the administrative system of developed nations. From hierarchical, disciplined, bureaucratic administration to flexible, transparent, citizen-centric administration is an important aspect of this change. ये जो नया चेंज है वो क्या है? जो पहले हायरार्की थी, जो डिसिप्लिन्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, इससे अब से बदल करके काफी फ्लेक्सिबल हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई हैं. अब लोगों के अनुसार काम हो रहा है, काफी ज्यादा पारदर्शिता है, बहुत ज्यादा उदारवादी है. तो इस प्रकार से अब ये परिवर्तन पे ज्यादा फोकस्ड है. Naturally, with this in mind, the mentality of studying public ad in a new way can be noticed from the 1990s. तो जो public administration है, इसका अध्ययन नए प्रकार से किया जाने लगा 1990 के बाद या फिर 1990 के दशक में. The wave of change that was seen in the administrative activities was also felt in the intellectual practice of the administration. और साथ ही साथ इसका एक बौद्धिक प्रैक्टिस भी किया जाने लगा धीरे धीरे. यानी कि अब परिवर्तन तो काफी ज्यादा हो रहा है, प्रशासन का विकास भी काफी अच्छे से हो चुका है. और ये जो ट्रेंड्स हैं, जो नए ट्रेंड्स हैं, उसको हम देखते हैं. द ट्रेंड्स ऑफ दैट न्यू प्रैक्टिस इन पब्लिक एड आर मैनेजरियलिज्म, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, market based public administration, entrepreneurial government, governance, good governance and e-governance, public private partnership, PPP. यानी कि अब जो फिफ्थ फेज चल रहा है, अभी का जो प्रेजेंट टाइम है हमारे पास, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे प्रैक्टिस किए जाने लगे. अब ये सारे नए ट्रेंड्स बन गए हैं जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोक प्रशासन का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है. लोक प्रशासन को हम भले ही एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका एक उद्भव भी हुआ है, इसको हम अलग से ही पढ़ते हैं. इवन हमारे यहाँ यूपीएससी में भी एक अलग सब्जेक्ट है, नेट में भी एक अलग सब्जेक्ट पब्लिक एड को रखा गया है. तो इस प्रकार से आज के समय में जो लोक प्रशासन है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है और इस पे काफी ज्यादा रिसर्चेस हो रहे हैं जिससे कि इसको और बेटर बनाया जा सके. तो आज के लिए इतना ही. और मुझे आशा है कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी. थैंक यू सो मच. और जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करिएगा.